नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही चौंकाने वाले मामले के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। आज हम सारा स्टर्न के केस पर चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा मामला है जिसे अमेरिका के कई ट्रू क्राइम शो में कवर किया गया है, लेकिन इसे बड़े स्तर पर काफी समय से कोई कवरेज नहीं मिली है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप में से कई लोग इस केस के बारे में पहले से जानते हों, क्योंकि सारा YouTube की बहुत बड़ी फैन थी और शुरुआती दिनों में इस प्लेटफॉर्म से काफ़ी जुड़ी हुई थी। उस समय कुछ बड़े YouTube क्रिएटर्स ने उनके बारे में बात भी की थी। हम आपको पहले ही बता दें कि यह मामला बहुत ही गुस्सा दिलाने वाला है, जैसा कि अधिकतर मामलों में होता है। यह बहुत ही दुखद है। सारा के साथ जो हुआ वह बेहद हृदय विदारक और पूरी तरह से अनावश्यक था, और जिसने उनके साथ यह किया वह सचमुच एक निर्दयी व्यक्ति था। इसे समझाने के लिए हमारे पास और कोई शब्द नहीं है। जो भी हमने सारा स्टर्न के बारे में जाना, उससे यही लगता है कि वह एक अद्भुत युवती थी जिनका जीवन बहुत सुंदर और संभावनाओं से भरा हुआ था, लेकिन उनके जीने का यह अवसर उनसे छीन लिया गया। हमारा दिल उनकी पूरी फैमिली, दोस्तों और ख़ास तौर पर उनके पिता माइकल के लिए दुखी है, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत तकलीफ़ें झेली हैं। तो आइए हमेशा की तरह सारा के बारे में बात करके शुरुआत करते हैं। सारा ली स्टर्न का जन्म 24 मार्च 1997 को हुआ था। उनके माता पिता माइकल और कार्ला ने उन्हें न्यू जर्सी के नेपच्यून सिटी में पाला। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। 1999 बचपन से ही सारा को खेलों में बहुत दिलचस्पी थी, और जब वह नेपच्यून हाई स्कूल में पहुंची तब तक वह पहले से ही वर्सिटी सॉफ्टबॉल टीम और स्विमिंग टीम का हिस्सा थी। वह बहुत ही व्यस्त दिनचर्या में रहती थी। हालांकि सारा केवल एक बेहतरीन खिलाड़ी ही नहीं थी, बल्कि उन्हें धीरे धीरे कुछ और चीज़ों में भी दिलचस्पी बढ़ने लगी। हाई स्कूल के दौरान उनका रुझान आर्ट्स की तरफ बढ़ने लगा। उन्हें ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, डिजिटल मीडिया जैसी चीज़ों का बहुत शौक था। अगर किसी भी चीज़ में क्रिएटिव एक्सप्रेशन शामिल होता तो वह उसे करना पसंद करती थी, और इसमें वह बहुत प्रतिभाशाली भी थी। हम उनकी पसंदीदा कोट आपके साथ साझा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें यह बहुत पसंद आई और हमने पहले कभी इसे नहीं सुना था। प्रैक्टिस रेकलेस ऑप्टिमिज्म। इसका मतलब है कि सिर्फ जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना ही नहीं, बल्कि यह भी विश्वास रखना कि चीजें ठीक हो जाएंगी, भले ही हालात विपरीत क्यों न लगें। हमें लगता है कि यह ऐसी बात है जिसे हम सभी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, और इसे हर दिन खुद को याद दिलाना चाहिए। हमें यह वाकई बहुत पसंद आया, लेकिन दुर्भाग्यवश सारा को अपनी कम उम्र में ही कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। 2013 में उनकी मां कैंसर के कारण इस दुनिया से चली गई। उस समय सारा हाई स्कूल में थी। हम सोच सकते हैं कि आर्ट उनके लिए एक तरह की थेरेपी रही होगी, एक भावनात्मक सहारा और पल भर के लिए वास्तविकता से भागने का जरिया। जैसा कि हमने पहले बताया, YouTube भी सारा को बहुत पसंद था। यह उनकी मां को खोने के दुख से निपटने में उनकी मदद करता था। हम जानते हैं कि आप में से कई लोग इस भावना को समझ सकते हैं। YouTube उनके लिए सिर्फ एक मनोरंजन का जरिया नहीं था, बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम जैसा था, और जाहिर है उनके कुछ पसंदीदा क्रिएटर्स भी थे। हमें यकीन है कि आप में से कई लोग उन क्रिएटर्स को जानते होंगे। हम भी उनके बहुत बड़े फैन थे और अब भी हैं। वे सच में कमाल के हैं। सारा को ग्रेस हेल्बिग, हन्ना हार्ट और मेमोरी हार्ट से बेहद प्यार था। वह इन तीनों की बहुत बड़ी फैन, खास तौर पर जब ये तीनों साथ में कोई वीडियो बनाते थे या कोलैबोरेशन करते थे। सच कहें तो YouTube स्पेस तब एक अलग ही माहौल था, खासकर जब यह शुरू हुआ था। उस समय यह वास्तव में एक कम्युनिटी की तरह महसूस होता था। हालांकि अब भी थोड़ा बहुत उस भावना को महसूस किया जा सकता है, लेकिन पहले यह कुछ अलग था। सारा को YouTube की दुनिया में एक कम्युनिटी मिली और उसने वहाँ दोस्त बनाए थे। वह विडकॉन, कॉमिक कॉन, प्लेलिस्ट लाइव जैसे बड़े इवेंट्स की नियमित अटेंडेंट थी।
वह वहां अपने इंटरनेट दोस्तों से मिलती और अपने फेवरेट क्रिएटर्स से मिलने का भरपूर आनंद उठाती। लेकिन उसके दो सबसे पसंदीदा यूट्यूब क्रिएटर्स, और मुझे यकीन है कि आप में से भी कई लोग उनके फैन होंगे, जेना मार्बल्स और जूलियन सोलोमीटा थे। अब जेना यूट्यूब पर अब नहीं है, लेकिन जूलियन अभी भी एक्टिव हैं और हमें लगता है कि वह अब स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। वे दोनों ही अद्भुत क्रिएटर्स हैं और सारा उन्हें बहुत प्यार करती थी। वह जब भी किसी कन्वेंशन में जाती और उन्हें वहां पाती तो उनसे मिलने की पूरी कोशिश करती। उसने उन्हें कई बार देखा था। वे दोनों बहुत से फैंस से मिलते थे, लेकिन वे सारा को पहचानते थे, और जब उसके साथ ये भयानक घटना हुई तो उन्होंने तुरंत सारा के बारे में ऑनलाइन पोस्ट किया। उन्होंने उसकी गुमशुदगी को लेकर जागरूकता फैलाई और उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इससे यह साफ होता है कि सारा कितनी प्यारी थी और उसके जाने का असर उन सभी लोगों पर कितना गहरा पड़ा जो उसे जानते थे। सारा वास्तव में एक बहुत वफादार दोस्त, एक समझदार बेटी और एक ऐसी इंसान थी जिसकी शांत और खुशमिजाज पर्सनालिटी ने उसे सबसे चहेता बना दिया था। उसकी मौत ने उन सभी लोगों के दिलों को तोड़ दिया जिनके पास उसे जानने और प्यार करने का अवसर था। 2016 में सारा ब्रुकडेल कम्युनिटी कॉलेज में टीवी प्रोडक्शन और आर्ट की पढ़ाई कर रही थी। वह एक सफल और क्रिएटिव करियर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन 2 दिसंबर 2016 को जो हुआ उसकी वजह से उसे अपने सपनों को पूरा करने का मौका कभी नहीं मिला। अब यह समझने के लिए कि उस रात क्या हुआ, हमें थोड़ा आगे बढ़कर 3 दिसंबर 2016 की शुरुआती सुबह में जाना होगा। रात 2:56 पर एक उबर ड्राइवर ने नॉयकिक पर कॉल किया। वह रूट 35 बेलमार ब्रिज से गुजर रहा था जब उसने एक लावारिस गाड़ी देखी। उसे ऐसा नहीं लगा कि कोई एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन फिर भी उसने पुलिस को फोन करने का फैसला किया, और यह अच्छा हुआ कि उसने ऐसा किया। रात 2:52 पर एक पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचा और देखा कि एक सिल्वर 1994 सेडान कार ब्रिज पर लावारिस खड़ी थी। नहीं, वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह थी कि गाड़ी की चाबियां अब भी इग्निशन में थीं। स्थिति को देखते हुए पुलिस अधिकारी को यह जांच करनी पड़ी कि क्या यह किसी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन आसपास ना तो कोई बॉडी थी और ना ही कोई निजी सामान। इसके बाद अधिकारी ने डिस्पैच को कॉल किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। साथ ही ट्रक बुलाकर गाड़ी हटाने की व्यवस्था भी की। जल्द ही यह सामने आया कि यह कार लिलियन स्टर्न के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जो कि सारा स्टर्न की दादी थी। लेकिन इस गाड़ी को लिलियन नहीं चला रही थी, बल्कि सारा चला रही थी। उस रात पुलिस के प्रयास सारा से संपर्क करने पर केंद्रित थे। उन्होंने सबसे पहले उसके मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर से संपर्क किया ताकि वे उसके फ़ोन को ट्रैक कर सकें, यह उम्मीद करते हुए कि इससे उसकी आखिरी लोकेशन का कुछ पता चल सके। आखिरी बार उसका फ़ोन 7:49 पर उसके घर के पास एक्टिव था। पुलिस तुरंत वहां पहुंची। इस बीच सारा के पिता माइकल को एक भयानक फ़ोन कॉल मिला, जो किसी भी माता पिता के लिए डरावना होता है। माइकल उस समय फ्लोरिडा में थे। जैसे ही पुलिस ने उनसे पूछा कि सारा की कार ब्रिज पर लावारिस क्यों मिली, उन्हें तुरंत आभास हो गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। रात के बीचों बीच वे तुरंत न्यू जर्सी के लिए निकल पड़े। रास्ते में लगातार अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिश करते रहे। पुलिस ने घर की तलाशी ली। वहीं सारा के घर पर 2 पुलिस अधिकारी उसे खोजने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कई बार दरवाजे और खिड़कियों पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए उन्होंने अहाते के अंदर प्रवेश करने का निर्णय लिया, क्योंकि मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। घर के अंदर उन्होंने पूरी तरह से तलाशी ली, यह देखने के लिए कि सारा वहां है या नहीं, या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो बता सके कि वह कहां हो सकती है। लेकिन घर पूरी तरह खाली था। कोई इंसान वहां मौजूद नहीं था। सिर्फ एक ही चीज थी जो किसी जीवन के संकेत। सारा का डॉग बड्डी। बड्डी अपने पिंजरे में बंद था, जो बेहद अजीब बात थी।
जो भी सारा को जानता था वह यह ज़रूर कहेगा कि यह बिल्कुल भी उसकी आदत नहीं थी। वह अपने कुत्ते बड़ी से बेहद प्यार करती थी और कभी उसे इस तरह पिंजरे में छोड़कर नहीं जाती, खासकर अगर वह वापस आने की योजना नहीं बना रही थी। अगला सुराग। एक दोस्त का घर अधिकारी अब सारा को खोजने के लिए एक और जगह जाने का फैसला करते हैं। कैसे उन्हें यह पता चला यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी तरह यह कनेक्शन बना लिया कि सारा के एक बहुत अच्छे दोस्त का नाम लियाम मैकटासनी था। जब वे उस पते पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यह लियाम की मां का घर था और वह अब वहां नहीं रहता था। लेकिन उसकी मां ने पुलिस को बताया कि वे उसे कहां ढूंढ सकते हैं। लियाम और सारा बचपन के दोस्त थे। वे दोनों वीडियो गेम्स और कॉमिक बुक्स के शौकीन थे और इन्हीं वजहों से उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी। हाई स्कूल के पहले साल में लियाम की दोस्ती प्रेस्टन टेलर से हुई। धीरे धीरे तीनों बहुत करीबी दोस्त बन गए और अपने ग्रुप को दी स्क्वाड कहते थे। उनकी दोस्ती कितनी गहरी थी इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रेस्टन ने सारा को जूनियर प्रॉम के लिए इनवाइट किया था। क्या सारा लियाम और प्रेस्टन के घर पर थी? हाई स्कूल खत्म होने के बाद भी उनकी दोस्ती बरकरार रही। लियाम और प्रेस्टन अब एक ही घर में रहते थे जो लियाम के माता पिता का था। ये घर सारा के घर से कुछ ही गली दूर था, इसलिए अधिकारियों ने सोचा कि शायद सारा वहां हो सकती है। लेकिन जैसे ही वे लियाम की मां के घर से निकलने वाले थे, एक पड़ोसी ने उन्हें चौंकाने वाली जानकारी दी। पड़ोसी मिस ड्रेपर की गवाही उस पड़ोसी ने बताया कि 1 दिसंबर को, यानी घटना से एक दिन पहले, सारा ने उसे टेक्स्ट किया था। सारा ने उससे पूछा था कि क्या वह अपनी मां की कुछ चीजें लाकर रख सकती है। मिस ड्रेपर उस समय घर पर नहीं थी, लेकिन उन्होंने सारा को अनुमति दे दी थी कि वह आकर सामान रख सकती है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को यह भी बताया कि सारा शायद उदास और डिप्रेशन का शिकार थी। अब यह सच था या नहीं, यह तो साफ नहीं था, लेकिन उस समय यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पुलिस सारा के लापता होने की असली वजह पता लगाने की कोशिश कर रही थी। अधिकारियों को इस संभावना पर विचार करना पड़ा कि शायद वास्तव में उस रात सारा ने खुद अपनी जान ले ली। ऐसा लग भी रहा था, खासकर जब पड़ोसी ने यह बताया कि वह उदास थी और उसकी कार पुल पर लावारिस मिली। चाबियां अब भी इग्निशन में थीं। यह स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी। सालों से हमने कई मामलों में देखा है कि अधिकारी अक्सर आत्महत्या के सिद्धांत को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। वे एक ही दिशा में सोचने लगते हैं और मान लेते हैं कि इस व्यक्ति ने अपनी जान ले ली, और फिर केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे जांच की दिशा सीमित हो जाती है। सौभाग्य से इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। यह संभावना उनके दिमाग में जरूर थी, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी लग रही थीं, लेकिन उन्होंने सारा की तलाश जारी रखी, या कम से कम यह पता लगाने की कोशिश की कि वह कहां गई हो सकती है। और भले ही उस समय सुबह के 4 बजे थे, अधिकारियों की अगली मंजिल थी लियाम का घर। लियाम से पूछताछ के दौरान उसने एक ऐसी बात कही जो इस केस में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। उसने कहा, सारा अपने पागल पिता से दूर जाना चाहती थी और कनाडा में बसना चाहती थी। लियाम ने एक कहानी गढ़ने की कोशिश की जिसमें उसने यह जताया कि सारा उदास थी, उसका अपने पिता के साथ रिश्ता खराब था और वह कनाडा भाग जाना चाहती थी। अब कनाडा जाने वाली बात सच थी। सारा पहले कनाडा जा चुकी थी और उसे यह जगह बेहद पसंद आई थी। वह कई बार दोस्तों और परिवार से यह कह चुकी थी कि वह भविष्य में वहां शिफ्ट होना चाहती है। उसके पिता ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि वह इस विचार को लेकर गंभीर थी और उन्होंने उसे पूरा समर्थन दिया था, बशर्ते वह वहां कोई नौकरी करे या किसी अध्ययन कार्यक्रम के तहत वहां जाए। लेकिन लियाम के अनुसार सारा वहां इसलिए जाना चाहती थी ताकि वह अपने भयानक जीवन से बच सके। अब तक अधिकारियों के सामने 2 संभावनाएं उभर कर आईं। पहली कि सारा ने सच में पुल से छलांग लगा दी होगी, और दूसरी कि शायद वह भाग गई हो। इस समय तक कोई भी चीज यह संकेत नहीं दे रही थी कि उसके साथ कोई अपराध हुआ है, लेकिन अधिकारियों ने इस संभावना को भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया।
फिलहाल जो दो सिद्धांत उभर रहे थे वे इन दोनों संभावनाओं की ओर इशारा कर रहे थे। सारा के लापता होने के तुरंत बाद $5,000 का इनाम घोषित किया गया और पूरे समुदाय ने उसे खोजने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लोग बड़ी संख्या में उसके परिवार के समर्थन में सामने आए। उन्होंने इलाकों में घूम घूम कर पूछताछ की, घर घर जाकर दरवाजे खटखटाए और यहां तक कि शार्क नदी में भी नौकाओं के जरिए उसकी तलाश की। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह थी कि शार्क नदी अटलांटिक महासागर में जाकर मिलती है। अगर वह सच में पानी में गिर गई थी तो इस बात की संभावना काफी ज्यादा थी कि उसकी लाश समुद्र में बह गई हो। लियाम ने अधिकारियों से दूसरी बार बात की। चूंकि वह सारा को आखिरी बार देखने वाला व्यक्ति था, इसीलिए वह जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। पहली बातचीत की तरह ही अधिकारी उसके और सारा के दिन भर के शेड्यूल की पुष्टि करना चाहते थे और साथ ही सारा की हालिया मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझना चाहते थे। उनकी बातचीत इस प्रकार रही। लियाम, दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच हम टाको बेल गए। पुलिस, क्या उस वक्त तुम्हारे पास फोन था? लियाम, हाँ मेरे पास था। लियाम, जब तक मैं काम पर गया तब तक मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वह मेरे पास नहीं है। मैं एक बार पड़ोसी के घर भी गया था, लेकिन मुझे याद नहीं कि वह किस समय था। पुलिस, कौन से पड़ोसी के घर? लियाम, ट्रिपर्स के घर। पुलिस, जब तुम वहां गए तो क्या सारा भी तुम्हारे साथ थी? लियाम, हाँ वो मेरे साथ थी। हमारे पास उसके पास बहुत सारा सामान था। मुझे याद है कि हमारे पास एक बड़ा ग्रे कंटेनर था और असल में मेरे बेसमेंट में अभी भी ऐसे कुछ कंटेनर पड़े हैं। पुलिस, क्या वे सारा के हैं? लियाम, हाँ अगर आप लोग चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। लियाम, वह बस घर से अपना सामान निकालने की कोशिश कर रही थी अपने पिता से दूर रखने के लिए। पुलिस, उसका सामान अपने पिता से दूर रखने का कारण क्या था? लियाम, मुझे पता है कि उसके पिता ने पहले उससे पैसे लिए थे। मुझे लगता है कि उसकी मां ने उसे कुछ पैसे छोड़कर जाने थे या कुछ और। उसे अपने पिता पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। पुलिस, वह हाल ही में कैसे व्यवहार कर रही थी? लियाम, बहुत अलग। पुलिस, तुम उसे कितने समय से जानते हो? लियाम, पहली कक्षा से। पुलिस, क्या वह हाल ही में अलग तरह से व्यवहार कर रही थी और कब से? लियाम, काफी समय से। लियाम, पहले भी उसमें आत्मविनाशकारी और आत्महत्या करने की प्रवृत्ति रही है। पुलिस, ऐसा क्यों होता था कि वह आत्मविनाशकारी और आत्मघाती हो जाती थी? लियाम, कुछ उसके पिता की वजह से। मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन शायद यह मेरे हाई स्कूल के पहले या दूसरे साल में हुआ था। अभी मैं कॉलेज के दूसरे साल में हूं, तो ये 4-5 साल पहले की बात होगी। लेकिन मुझे याद है कि उस समय मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। सारा मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत जुनूनी थी। फिर उसके पिता के साथ कुछ हुआ और मेरी गर्लफ्रेंड को तुरंत उसके पास जाना पड़ा, क्योंकि सारा कह रही थी कि अगर वह तुरंत नहीं आई तो वह आत्महत्या कर लेगी। पुलिस, तो पहले टाको बेल गए, फिर ड्रेपर्स के घर, फिर सारा के घर गए, वहां कुछ समय बिताया और फिर तुम वहां से चले गए। तुमने काम कब शुरू किया? लियाम, मैंने रात 10 बजे तक काम किया। मुझे आधी रात तक काम करना था, लेकिन मैं 10 बजे निकल गया। पुलिस, और उसके बाद तुम सीधे घर आ गए? लियाम, हाँ मैं वापस आ गया। पुलिस, तुम्हारे साथ कौन था? लियाम, मेरा रूममेट। इस तरह लियाम ने वही बातें दोहराईं जो उसने सुबह कही थीं, लेकिन इस बार उसने ज्यादा विस्तार से बताया। न सिर्फ सारा और उसके पिता के बारे में या सारा की मानसिक स्थिति के बारे में, बल्कि उस दिन के उनके मूवमेंट्स के बारे में भी। लियाम के अनुसार वे टाको बेल गए, फिर सारा की मां का सामान पड़ोसी के घर छोड़ने गए और फिर सारा के घर वापस आए, जहां वे लगभग 4:45 तक साथ थे। उसके बाद लियाम अपने काम पर चला गया।
हालांकि यह बातचीत काफी लंबी चली, लेकिन कुल मिलाकर इसका सार वहीं रहा। लेकिन इस बार अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा, देखो दोस्त, सारा को खोजने के लिए हमारे पास बहुत सारी टीम लगी हुई है। अगर तुम्हें कुछ पता है तो हमें बताना चाहिए। लेकिन लियाम भी उतना ही चिंतित लग रहा था और उसके पास कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं थी। इसीलिए बातचीत वहीं समाप्त हो गई और खोज जारी रही। अब हम 4 दिसंबर पर आते हैं। इस बिंदु तक मॉन्माउथ काउंटी प्रोसिक्यूटर ऑफिस और न्यू जर्सी स्टेट पुलिस ने भी खोज अभियान में शामिल हो गए। साथ ही यूएस कोस्ट गार्ड और अन्य स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी जुड़ गईं। तो हां, भारी मात्रा में संसाधन लगाए गए थे और कुछ दिनों बाद एक बड़ा नागरिक खोज अभियान भी चलाया गया, जिसमें दोस्तों, परिवार और समुदाय के लोगों ने सारा को खोजने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। इस खोज में लियाम मैकटेस्नी और उसका रूममेट प्रेस्टन टेलर भी शामिल हुए, जो पहले भी सारा के अच्छे दोस्त रह चुके थे। और इन खोजों के दौरान लियाम और प्रेस्टन दोनों ने स्थानीय मीडिया में साक्षात्कार दिए, यह बताते हुए कि वे अपने दोस्त को कितनी बुरी तरह से खोजना चाहते थे, वे कितने चिंतित थे, अन्य लोगों को मदद के लिए जुटाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह की बातें, उनकी भागीदारी और समग्र चिंता वास्तव में दिलचस्प थी, खासकर जब यह लियाम की ओर से आई। ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में मदद करना चाहता था और उसने स्टेशन आकर दोबारा पूछताछ कराने के लिए भी सहमति दी। इस बार यह 6 दिसंबर को हुआ। यह कुछ इस प्रकार हुआ, तो हम आपके यहां आने और हमसे बात करने की सराहना करते हैं। जाहिर है हम सारा को लेकर बहुत चिंतित हैं। मैं अपने रूममेट प्रेस्टन के साथ रहता हूं। आप भी सारा के दोस्त हैं? हाँ, हम सभी हाई स्कूल में साथ थे। क्या वह कभी आपकी गर्लफ्रेंड थी? नहीं, दरअसल हमारे पास यह मानने का कारण है कि वह समलैंगिक हो सकती है। उसे पहले भी लड़कियों के प्रति जुनूनी होते देखा गया है। कुछ साल पहले मेरी एक पूर्व प्रेमिका थी, जिसके पीछे वह पूरी तरह पागल थी। वह हमेशा ऐसी बातें कहती थी जैसे, मैगी, अगर तुम अभी यहां नहीं आई तो मैं खुद को मार लूंगी। या कई बार ऐसा हुआ है जब मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मैगी को ड्रेपर के घर जाना पड़ा, या तो उसकी मदद के लिए या उसके पिता की वजह से। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि उसके पिता कुछ करने वाले थे या नहीं, लेकिन कुछ मौकों पर उसने कहा था, मेरा पिता मुझे चोट पहुंचाने वाला है या मैं खुद को चोट पहुंचाने वाली हूं। मैं यह नहीं कह सकता कि उसके पिता ने उस पर कभी हाथ उठाया, लेकिन मैं जानता हूं कि उनके बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था। उसके और उसके पिता के बीच लगातार लड़ाइयां होती रहती थीं। लेकिन स्कूल का क्या? पिछले साल उसने पूरा साल स्कूल किया, लेकिन इस साल उसने कक्षाओं के लिए पंजीकरण भी नहीं कराया। तुम्हें पता है क्यों? कनाडा। शायद वह सिर्फ वहां जाना चाहती थी। वह हमेशा कहती थी कि उसे कनाडा जाना है, अपने पिता से दूर रहने के लिए। क्या तुम्हें उसका व्यवहार अजीब लगा? हाँ, पहले तो मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन उसने हमेशा से कनाडा जाने की बात की थी। और एक बार फिर वह बीज बोता रहता है और आखिरकार वह उस आखिरी बार की बात करता है जब उसने सारा को देखा था। तो यहां वह बातचीत है। चलो इसे शुरू करते हैं। शुक्रवार के दिन से शुरू करें। ठीक है, जब तुम शुक्रवार को उठे तो क्या किया? कब तक सोते रहे? फिर क्या किया? ठीक है, मैं उठा, कुछ बर्तन धोए, घर की सफाई की। फिर मैंने उसे फोन किया और पूछा कि क्या वह कुछ खाने के लिए बाहर जाना चाहती है। उसने कहा कि उसे कुछ काम है। तुम सारा से कब मिले? दोपहर 1 और 2 बजे के बीच। मैं उसके पास गया और उसकी मदद की। क्या तुम दोनों खाने गए? नहीं, पहले हमने उसके सभी सामान पैक किए, कंटेनरों में रखे और फिर हम सड़क के उस पार ड्रेपर के घर गए। क्या तुम और सारा टैको बेल नहीं गए थे? क्या तुमने वहां कुछ नहीं खाया? नहीं, हम वापस उसके घर चले गए। क्या तुम पूरे समय वहीं रुके? हाँ, हमने वास्तव में कुछ वीडियो गेम खेले। हम वीडियो गेम खेल रहे थे। शायद हम नीचे भी गए थे और फिर मैं चला गया। मैंने उससे उसके पिता के बारे में बात की। उसने बस इतना कहा कि उसके पिता घर आ रहे थे। वह बस अपना सामान समेटना चाहती थी और कनाडा जाना चाहती थी। मुझे नहीं लगा था कि वह वास्तव में इस कनाडा जाने की योजना पर अमल करेगी।
शायद वह बस उस स्थिति से भागने की कोशिश कर रही थी जिसमें वह थी, सिवाय उसके पिता के। अब इसके तुरंत बाद 2 जासूस कुछ देर के लिए कमरे से बाहर गए और जब वे वापस आए तो उन्होंने सीधे उन सवालों पर ध्यान केंद्रित किया जिनके जवाब लियाम छुपा रहा था। हमें कुछ संदर्भ देने की जरूरत है और यह अगला हिस्सा इस मामले के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, इसलिए ध्यान से सुनें। कुछ महीने पहले जब सारा लापता हुई, वह अपने परिवार के दूसरे घर में थी जो न्यू जर्सी के एवन बायत्सी में था। और जब वह वहां थी तो उसे घर में एक जूते का डिब्बा मिला जो नकदी से भरा हुआ था, बहुत सारा पैसा। हमारे पास सटीक राशि की जानकारी नहीं है, लेकिन यह हजारों में था। एक युवा लड़की के लिए अचानक इतना पैसा मिलना चौंकाने वाली बात थी। लेकिन बात यह थी कि यह पैसा बहुत खराब स्थिति में था। न केवल यह पुराने नोट थे, बल्कि उनमें से कई फटे और जर्जर थे। निश्चित रूप से ऐसा पैसा जिसे यदि कोई इस्तेमाल करने की कोशिश करता तो तुरंत संदेह में आ जाता। इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, लेकिन हां, यह संदिग्ध जरूर था। अब यह पैसा कहां से आया था? यह पता चला कि उसकी मां ने यह पैसा उसके लिए रखा था, इसलिए यह उसका ही था। लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे इसे किसी को न बताने की चेतावनी दी थी और जाहिर तौर पर यह एक अच्छी सलाह थी। हमें लगता है कि परिवार को डर था कि जब किसी के पास अचानक बहुत सारा पैसा आ जाता है तो लोग लालची हो जाते हैं और अजीब हरकतें कर सकते हैं। हालांकि सारा ने इस सलाह को नजरअंदाज कर दिया। वह कम उम्र की थी और उसने यह बात उन कुछ लोगों को बता दी जिन पर वह भरोसा करती थी, अपने कुछ करीबी दोस्तों को। यह नहीं कि वह हर किसी को इसके बारे में बता रही थी, लेकिन हां, उसने कुछ लोगों को बताया था और लियाम उन लोगों में से एक था। लेकिन जो उसे नहीं पता था वह यह था कि लियाम ने यह बात आगे और कई लोगों को बता दी और उसने कहा था, ये उसके असली शब्द थे, यह ऐसा पैसा है जिसके लिए कोई भी हत्या कर सकता है। हां, उसके शब्द यही थे। बाद में यह पैसा एक स्थानीय बैंक के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में रख दिया गया और जब सारा लापता हुई तो जांच अधिकारियों को इस पैसे के बारे में पता चला। इसलिए उन्होंने बैंक के सर्विलांस फुटेज और सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के लिए सर्च वारंट हासिल किए और जो उन्हें मिला उसने पूरी जांच का रुख बदल दिया, क्योंकि यह पता चला कि सारा उसी दिन बैंक गई थी जिस दिन वह लापता हुई थी और यह ऐसी बात थी जिसे लियाम ने छुपा रखा था। हालांकि उस दिन सारा ने कुछ पैसे निकाले थे, फिर भी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में $25,000 बचे हुए थे। और भला कौन सा 19 साल का व्यक्ति कनाडा भागने की योजना बनाएगा और अपनी सारी जमा पूंजी साथ नहीं ले जाएगा? अगर वह सच में भाग रही होती तो वह $25,000 पीछे क्यों छोड़ती, भले ही उनकी हालत अच्छी ना हो? जाहिर है इसका मतलब था कि वह भागी नहीं थी और अब अधिकारियों को यह एहसास होने लगा था। और ध्यान रहे, यह सारा के लापता होने के केवल 3 दिन बाद की बात थी और ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे यह लगे कि वह वास्तव में कनाडा भागी थी। दरअसल जब अधिकारियों ने उसके घर की तलाशी ली तो उन्हें उसका पासपोर्ट और सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी मिल गया, साथ ही अमेरिकी और कनाडाई मुद्रा भी, जो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि सारा कभी न्यू जर्सी से बाहर गई ही नहीं। अब पुलिस के पास 2 मुख्य सिद्धांत थे, या तो सारा ने खुद अपनी जान ली या फिर किसी ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। और यह सच है कि सर्विलांस फुटेज की एक छोटी सी वीडियो क्लिप से किसी के मानसिक स्थिति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब जांचकर्ताओं ने फुटेज की समीक्षा की तो सारा उस दिन खुश नजर आ रही थी। वह मुस्कुरा रही थी। उसने बैंक टेलर को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और वह बिल्कुल भी उस व्यक्ति की तरह नहीं लग रही थी जो अपनी जिंदगी खत्म करने की कगार पर हो। लेकिन फिर भी उन्होंने इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, क्योंकि सच कहें तो इस वक्त वे किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, कम से कम तब तक जब तक उनके पास और पुख्ता सबूत न हो। इसलिए उन्होंने जवाबों की तलाश जारी रखी। अब वापस आते हैं लियाम के इंटरव्यू पर। जब 2 जासूस कमरे से बाहर जाने के बाद वापस आए तो उन्होंने लियाम से पूछा
कि उसने बैंक की यात्रा के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। यह एक बड़ी बात थी, क्योंकि जब उन्होंने सारा की बैंक जाने की टाइमिंग देखी तो उन्हें पता था कि लियाम भी उसके साथ था। और यह था लियाम का जवाब। तुमने हमें बैंक के बारे में क्यों नहीं बताया? हाँ, तुमने हमें बैंक के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या तुम बैंक गए थे? मैं उसके साथ था। ठीक है, फिर तुम लोग टैको बेल वापस चले गए? हाँ। फिर बैंक में क्या किया? मुझे कोई अंदाजा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। क्या तुम कार में रुके थे? हाँ। सारा बैंक क्यों गई थी? उसने तुम्हें क्या बताया? कुछ पैसों से जुड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता। उसने कुछ महीने पहले अपने घर में पैसे पाए थे और अब उसके पास पैसों से भरा एक बॉक्स था। मुझे नहीं पता वह पैसे निकाल रही थी या जमा कर रही थी, लेकिन उसके पास कई बॉक्स थे पैसे से भरे हुए। कहां? कार्नी बैंक में। तुम्हें कैसे पता? उसने मुझे बताया था। कितने पैसे थे? मैं नहीं बता सकता, उसने मुझे कभी नहीं बताया। बस इतना कहा कि यह $20,000 से $1,00,000 के बीच कुछ भी हो सकता है। उसे खुद भी ठीक ठीक पता नहीं था। स्पष्ट रूप से लियाम ने पूरे बैंक के मामले को बहुत हल्का करके बताया और यह भी दिखाने की कोशिश की कि उसे पैसों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने यह तो मान लिया कि उसे पैसों के बारे में पता था, लेकिन ऐसा जताया जैसे वह इस बारे में बहुत कम जानता था। और सच्चाई यह है कि उस समय जासूसों ने इस पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। भले ही लियाम द्वारा यह अहम जानकारी छुपाना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। एक और बहुत बड़ा रेड फ्लैग तब सामने आया जब लियाम ने जासूसों से यह सवाल पूछा, अगर वह सच में पुल से कूद गई थी तो क्या संभावना है कि अब तक उसका शव समुद्र में बह चुका होगा? यह किस तरह का सवाल है? मतलब वह अपनी दोस्त के लिए कोई चिंता व्यक्त नहीं कर रहा था, न यह पूछ रहा था कि आप लोग उसे खोजने के लिए क्या कर रहे हैं, या क्या आपने यहां या वहां खोजबीन की। कुछ भी नहीं, बल्कि वह सिर्फ यह जानना चाहता था कि अगर उसका शव पानी में है तो उसके मिलने की संभावना कितनी है। अब आगे चलकर आप यह सुनेंगे कि वह वास्तव में चाहता था कि उसका शव मिले, लेकिन हम इसे बाद में समझाएंगे। ये इंटरव्यू करीब 2 घंटे तक चला और इसे केवल इसलिए रोका गया क्योंकि लियाम के माता पिता दोनों ने स्वतंत्र रूप से वकील बुला लिए। यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। जाहिर है माता पिता अपने बच्चे के लिए वकील बुलाएंगे और कोई भी अच्छा वकील यही सलाह देगा कि पुलिस से ज्यादा बात मत करो। तो यह यहीं खत्म हुआ, या कहें कि कम से कम फिलहाल के लिए, क्योंकि यह निश्चित रूप से अंत नहीं था। उनके पास लियाम के लिए और भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन लियाम को दोबारा बुलाने के बजाय उन्होंने उसके रूममेट प्रेस्टन को बुलाने का फैसला किया। तो अगले दिन प्रेस्टन को कुछ सवालों के जवाब देने के लिए लाया गया, और सच कहें तो उसकी कहानी में लियाम की कहानी की तुलना में कोई असंगति नहीं थी। लेकिन प्रेस्टन के इंटरव्यू में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने खुद को सारा से जितना संभव हो सके दूर दिखाने की कोशिश की। उसने उसे एक सामान्य मित्र कहा, जो निश्चित रूप से उनकी दोस्ती के बारे में बताई गई कुछ कहानियों से मेल नहीं खाता। इसके बाद उसने उस दिन अपनी गतिविधियों के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने लियाम को उस समय देखा था जब वह यानी प्रेस्टन काम पर जाने से ठीक पहले लियाम को घर आते और अपना फोन ढूंढते हुए देख रहा था। काम के बाद भी जब वह घर लौटा तो दोनों ने साथ में शराब पी और वीडियो गेम खेले। एक समय पर पुलिस ने सीधे प्रेस्टन से पूछ लिया कि उसे क्या लगता है कि सारा के साथ क्या हुआ होगा। इस पर उसने कहा कि उसे लगता है कि सारा ने खुदकुशी कर ली। और ठीक उसी पल प्रेस्टन वही करने की कोशिश कर रहा था जो लियाम कर रहा था, यह धारणा स्थापित करना कि सारा ने अपने पिता की वजह से अपनी जान लेने की योजना बनाई थी। प्रेस्टन का इंटरव्यू भी लगभग 2 घंटे लंबा था और उसने कोई सीधा आपत्तिजनक बयान नहीं दिया, लेकिन पुलिस अधिकारी इसके बाद भी कुछ गड़बड़ महसूस कर रहे थे। इस बीच सारा की खोज जारी थी, जैसे कि एक दिन भी उसकी तलाश रोकी नहीं गई हो। दिसंबर और जनवरी की शुरुआत में सारा को खोजने और सच तक पहुंचने की कोशिश जारी रही।
लेकिन हर बीतते दिन के साथ उसके प्रियजनों को निराशा ही हाथ लगी। लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी, क्योंकि कुछ हफ्तों बाद जांचकर्ताओं को इस केस में एक बड़ी सफलता मिली। जनवरी 2017 में सारा के लापता होने के 7 हफ्ते बाद उसका एक पूर्व सहपाठी एंथनी करी आगे आया, और जो उसने बताया उसने इस केस को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। पता चला कि एंथनी और लियाम जूनियर हाई स्कूल में दोस्त बने थे और दोनों को फिल्में बनाने का शौक था। एंथनी एक उभरता हुआ फिल्म निर्देशक था और वह अक्सर प्रोजेक्ट्स पर काम करता था, जिनमें लियाम कभी कभी शामिल होता था। थैंक्सगिविंग 2016 के दिन, यानी सारा के लापता होने से 1 हफ्ते पहले, लियाम ने एंथनी के पास एक फिल्म की कहानी का विचार लेकर आया। अब जो हुआ वह दिमाग हिला देने वाला था, और आप इसके लिए तैयार भी नहीं होंगे। लियाम ने एंथनी से कहा कि उसके पास एक जबरदस्त फिल्म प्लॉट का आइडिया है। इस कहानी में वह एक लड़की की हत्या करने वाला था, विशेष रूप से उसका गला घोंटकर, और फिर एक दोस्त की मदद से उसे पुल से नीचे फेंकने वाला था। और यही उसकी शानदार फिल्म की कहानी थी। एंथनी ने यह सुनकर सोचा, भाई तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसे यह सुनकर बहुत अजीब लगा और वह समझ ही नहीं पाया कि इसका क्या जवाब दे। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और इसे भूल गया। लेकिन जब सारा लापता हुई तो एंथनी ने इसके बारे में सुना और उसे अपनी वह अजीब बातचीत याद आने लगी। धीरे धीरे उसके दिमाग में यह बात क्लिक हुई कि यह बातचीत कितनी अजीब थी। कुछ हफ्तों बाद अचानक उसे एहसास हुआ, हे भगवान, मुझे तुरंत इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए। जब यह सब चल रहा था, लियाम स्नैपचैट पर एंथनी को मैसेज करता है और कैजुअली उससे पूछता है कि क्या पुलिस ने उसे अब तक पूछताछ के लिए बुलाया है। जब एंथनी पुलिस से मिलने जाता है तो वह उन्हें बताता है कि लियाम के मैसेज से ऐसा लग रहा था कि वह चिंतित था कि पुलिस कुछ पता लगाने वाली है। और यहीं पर एंथनी को यह एहसास हुआ कि लियाम की बनाई हुई फिल्म की कहानी और सारा के साथ जो हो रहा था उनमें कोई गहरी कड़ी हो सकती है। मुझे खुशी है कि एंथनी ने यह कनेक्शन बनाया और इस मामले से दूर रहने की कोशिश नहीं की। उसने बिल्कुल सही काम किया और उसने यह बहुत समझदारी से किया, क्योंकि 2016 से 2017 तक जब स्नैपचैट का इस्तेमाल हो रहा था, तब स्नैपचैट मैसेज केवल अस्थायी रूप से देखे जा सकते थे। हम नहीं जानते कि उस समय स्नैपचैट मैसेज को वापस देखा जा सकता था या नहीं, लेकिन फोटो मैसेज कम से कम निश्चित रूप से गायब हो जाते थे। लेकिन एंथनी यह भी जानता था कि यदि वह स्नैपचैट का स्क्रीनशॉट लेता है तो लियाम को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि उसने स्क्रीनशॉट लिया है। इसलिए वह इतना स्मार्ट था कि उसने यह महसूस कर लिया कि लियाम को यह नहीं पता चलना चाहिए कि वह इसका कोई सबूत इकट्ठा कर रहा है। इसलिए उसने अपना डिजिटल कैमरा उठाया और अपने फोन की फोटो ली ताकि उसके पास यह सबूत हो। फिर वह इस सबूत को पुलिस के पास लेकर गया। इस कदम की वजह से वह इस केस में एक महत्वपूर्ण किरदार बन गया, क्योंकि उसकी मदद से पुलिस को न सिर्फ 1 बल्कि 2 गिरफ्तारियां करने में सफलता मिली। और एंथनी की मदद यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि 31 जनवरी को उसने एक स्टिंग ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इस ऑपरेशन में उसे लियाम से मिलने के लिए बुलाया गया ताकि देखा जा सके कि क्या वह खुद कबूल कर लेता है कि उसने क्या किया। और लियाम, जो बहुत ज्यादा होशियार नहीं था, इस जाल में फंस गया। उसने मिलने के लिए हामी भर दी। स्टिंग ऑपरेशन को शुरू करने के लिए एंथनी स्नैपचैट के जरिए लियाम को मैसेज करता है। वह उसे बताता है कि वह किसी फिल्म के सेट पर काम कर रहा था और उसका कैमरा टूट गया। उसने कहा कि उसका कैमरा नकली खून से भरी बाल्टी में गिर गया और अब उसे नया कैमरा खरीदना है, इसलिए उसे कुछ पैसों की जरूरत है। वे दोनों थोड़ी देर तक बातचीत करते हैं और फिर यह तय होता है कि वे आमने सामने मिलेंगे। इस समय तक पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि लियाम ने न सिर्फ सारा की हत्या की, बल्कि उसने ऐसा उसके द्वारा कुछ महीने पहले मिले पैसों को हासिल करने के लिए किया था। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान लियाम एंथनी से कहता है कि पुलिस और FBI दोनों ही उनसे सारा की मौत के बारे में पूछताछ कर रहे हैं।
वह शिकायत करता है कि उससे बार बार पूछताछ की जा रही है और अब यह मामला एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन बन चुका है। लियाम आगे बताता है कि उन्होंने सोचा था कि वे सारा से एक बड़ी रकम हासिल कर लेंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ $10,000 मिले, जो एक पुराने और संदिग्ध रूप में थे। वह कहता है कि यह पैसा बैंक में जमा करना मुश्किल है क्योंकि यह जांच से जुड़ा हो सकता है। लियाम ने पहले पैसे को अपने घर में छुपाया था, लेकिन बाद में उसे प्रेस्टन पर भरोसा करना बंद कर दिया, जो इस सब में शामिल हो सकता था। वह यह भी कहता है कि उन्होंने स्थिति को इस तरह से प्लान किया था ताकि वे निर्दोष लगें। अंत में वह इस बात पर नाराजगी जाहिर करता है कि सारा का शव इस तरह ठिकाने लगाया गया कि वह कभी मिला ही नहीं, जिससे मामला और जटिल हो गया। अब जरा सोचिए कि एंथनी कैसा महसूस कर रहा होगा जब लियाम उसके वायर को छू रहा होगा। वह अंदर से कांप रहा होगा। और इस केस पर काम करने वाले जासूसों ने बाद में बताया कि उस पल में वे भी डर गए थे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। बेशक वे पास ही मौजूद थे, लेकिन फिर भी वे बहुत चिंतित थे। और यहां पर एंथनी को सलाम करना बनता है, क्योंकि उसने जो किया उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। अब हम आपको इस मामले के अगले हिस्से के बारे में बताते हैं। लियाम कबूल करता है कि जब वह बैंक से पैसे निकालकर घर आया और गिनने लगा, तभी उसने सारा का गला घोंट दिया। यह सुनकर सच में घिन महसूस होती है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने यह भी बताया कि जब वह सारा को मार रहा था, तब उसका कुत्ता वहीं मौजूद था और सब कुछ देख रहा था। उसने यह भी कहा कि कुत्ते ने कुछ नहीं किया, न भौंका, न उसे बचाने की कोशिश की, और वह कहता है कि यह कुत्ता बहुत बुरा है। यह सुनकर दिल दहल जाता है कि कोई इस तरह बात कर सकता है, इतना अमानवीय, इतना घिनौना। और एक और चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने अपने फोन में एक टाइमर सेट किया था ताकि वह देख सके कि सारा को मारने में उसे कितना समय लगा। सोचिए, कोई कितना मानसिक रूप से विकृत हो सकता है कि वह पहले से सोचकर यह तय करे कि ठीक है, मैं यह देखना चाहता हूं कि मुझे इसमें कितना समय लगता है। यह सब बहुत ही अजीब, बीमार मानसिकता को दर्शाता है और यह दिखाता है कि लियाम कितना खतरनाक इंसान था। लियाम आगे बताता है कि सारा की हत्या करने के बाद उसे काम पर जाना था और तभी उसे एहसास हुआ कि उसका फोन खो गया है। हमें लगता है कि लियाम के कबूलनामे के इन हिस्सों में जो सबसे ज्यादा डरावना है वह यह है कि वह कितनी सहजता से इन सब के बारे में बात कर रहा था। वह इतना कैजुअल था, बिना किसी भावना के, जैसे वह किसी की हत्या के बारे में नहीं बल्कि किसी आम बात के बारे में बात कर रहा हो, और वह भी उस लड़की की जो उसकी दोस्त थी और जिसने कुछ भी गलत नहीं किया था। एक निर्दोष लड़की जिसने इस तरह की भयानक मौत का कोई हकदार नहीं थी। और लियाम की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वह एंथनी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हो, जैसे उसे अपने की पर गर्व हो। यह वाकई बीमार मानसिकता दर्शाता है। यह समझ पाना मुश्किल है कि कोई इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है। सच कहें तो ट्रू क्राइम के मामलों में हम अक्सर देखते हैं कि अपराधी अपने किए हुए अपराधों के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे वह कोई साधारण घटना हो। यह बेहद डरावना और विचलित करने वाला होता है। बहरहाल, इसके बाद लियाम यह बताने लगता है कि प्रेस्टन इस पूरी साजिश में कैसे शामिल था। उसका काम सारा की लाश को ठिकाने लगाना था जब लियाम अपने काम पर चला गया था। साजिश का क्रूरतम सच। प्रेस्टन को सबसे पहले सारा के घर जाकर उसका सेफ उठाकर लियाम के घर लाने के लिए कहा गया था, इससे पहले कि कोई और कदम उठाया जाता। इसके बाद उन्होंने सारा की लाश झाड़ियों से निकाली, उसे पीछे की बाट तक घसीटा और फिर उसकी कार में रख दिया। लियाम ने ड्राइववे से बाहर निकलने का तरीका भी इस तरह अपनाया जैसा सारा करती थी, ताकि सामने वाले घर के सुरक्षा कैमरे से बचा जा सके। उनका प्लान था कि लाश को नदी में फेंक दिया जाए, लेकिन लियाम ने शव के वजन का सही अनुमान नहीं लगाया था। किसी तरह उसे पुल तक ले जाकर फेंका गया और लियाम ने तुरंत डिवाइडर के ऊपर से कूदकर प्रेस्टन की कार में बैठने की योजना बनाई थी। लियाम की क्रूरता का खुलासा लियाम आगे कबूल करता है कि उसने इस पूरी साजिश की योजना 6 महीने तक बनाई थी, लेकिन अंत में उसे बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिले। उसका जीवन पहले जैसा ही रहा,
कुछ भी नहीं बदला। लेकिन शुक्र है, इसके बाद कुछ राहत भरी खबरें आईं। गिरफ्तारियां और चौंकाने वाला सच। अगले दिन 1 फरवरी को पहली गिरफ्तारी हुई। चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस ने पहले प्रेस्टन को गिरफ्तार किया और उसने लियाम के खिलाफ इतनी जल्दी सब कुछ उगल दिया कि पुलिस भी हैरान रह गई। प्रेस्टन ने पुलिस को बताया कि वह कई महीनों से सारा की हत्या की योजना के बारे में जानता था। हालांकि शुरू में योजना केवल सारा को लूटने की थी, लेकिन किसी बीमार मानसिकता के कारण लियाम ने उसे मारना ही बेहतर विकल्प समझा। यह सुनकर भी घिन आती है कि उन्होंने सारा को मारने के कई तरीके सोचे थे, लेकिन अंत में इसे आत्महत्या जैसा दिखाने की योजना बनाई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि सारा का शव बहकर गायब हो सकता है। इन दोनों राक्षसों का पूरा प्लान यह था कि शव मिल जाए ताकि यह साबित किया जा सके कि उसने आत्महत्या की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रेस्टन ने आगे बताया कि 2 दिसंबर को उसे लियाम से स्नैपचैट मिला कि वह और सारा बैंक जा रहे हैं। वह समझ गया कि लियाम अब अपने प्लान को अंजाम देने वाला है। जब सारा की हत्या हो गई और लियाम काम पर चला गया, तब प्रेस्टन उसके घर गया। उसने सारा की लाश बाथरूम से निकालकर पिछवाड़े की झाड़ियों में छुपा दिया और उस पर पत्ते डाल दिए। वहीं उसने लियाम का फोन भी खोजने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। फिर वह घर चला गया और लियाम के काम खत्म होने का इंतजार करने लगा। जब लियाम काम से लौटा तो दोनों फिर से सारा के घर गए। उन्होंने लाश को पिछवाड़े से कार की पैसेंजर सीट पर डाल दिया। इस दौरान उन्होंने सारा के घर से उसका सेफ भी चुरा लिया और उसे प्रेस्टन की कार में रख दिया। प्रेस्टन ने यह भी कबूल किया कि उसने और लियाम ने पुलिस को भ्रमित करने के लिए झूठी कहानियां गढ़ीं। वे जानबूझकर सारा की तलाश में शामिल हुए ताकि वे चिंतित दोस्त लगें। प्रेस्टन ने पुलिस को यह भी बताया कि उन्होंने चोरी किए गए पैसे कहां छुपाए थे। 1. सारा का सेफ शार्क रिवर पार्क में दफन किया गया था। 2. लगभग $10,000 नकदी को एक नए सेफ में डालकर सैंडी हुक लाइट हाउस के पास दफनाया गया था। लेकिन सिर्फ कबूलनामा देना ही काफी नहीं था। प्रेस्टन पुलिस के साथ सारा के घर भी गया और उसने विस्तार से बताया कि उन्होंने सारा की लाश को कैसे ठिकाने लगाया था। जब उसने बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के पूरी घटना को समझाया तो यह सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वह पूरी तरह से बेरहम और संवेदनहीन दिखा। इसके बाद वह पुलिस के साथ बेल ब्रिज भी गया और वहां विस्तार से बताया कि कैसे उन्होंने सारा की लाश को नदी में फेंका। यह पूरी कहानी एक घिनौनी सच्चाई को दर्शाती है, कैसे लालच और बीमार मानसिकता इंसान को दानव बना सकती है। लियाम ने सारा के शरीर को कंधों से उठाया और उसे आधा कर्ब पर चढ़ा दिया, जहां से उसने उसके पैरों को पकड़कर उसे रेलिंग पर उठा दिया। फिर उसने उसके पैरों को आगे धकेल दिया ताकि वह पूरी तरह से नीचे गिर जाए। अब लियाम की गिरफ्तारी अगली थी और जैसा कि आपने सुना, उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत थे। लेकिन मामला सिर्फ कबूलनामे की टेप और प्रेस्टन के उसे फंसाने तक ही सीमित नहीं था। आखिरकार जांचकर्ताओं को ऐसे सबूत मिले जो उसे सीधे सारा के चुराए हुए पैसों से जोड़ते थे। और जैसा कि आप अब तक समझ ही चुके होंगे, यही हत्या का मुख्य कारण था। जब जांचकर्ताओं ने प्रेस्टन की मदद से वह लॉक बॉक्स खोदा जिसमें सारा के पैसे रखे थे, तो उन्होंने पाया कि वह सेंट्री सेफ बॉक्स नंबर 002 था। और जब उन्होंने लियाम को गिरफ्तार किया तो उसके कीचेन में उसी नंबर 002 का एक सेफ बॉक्स की चाबी मिली। अब जब उसे हिरासत में लिया गया तो उसने तुरंत वकील बुला लिया, जिससे पुलिस उससे ज्यादा पूछताछ नहीं कर पाई। लेकिन उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि सबूत खुद ही उसके खिलाफ बोल रहे थे। और इनमें से कुछ डिजिटल सबूत तो मैंने आपको अभी तक बताए भी नहीं थे। दरअसल उस पुल की ओर 2 कैमरे लगे हुए थे, जिनसे पूरी घटना साफ दिखाई दे सकती थी। लेकिन बड़ा झटका यह था कि वे कैमरे काम ही नहीं कर रहे थे। ट्रू क्राइम मामलों में ऐसा कितनी बार हो चुका है, लेकिन इस बार थोड़ी राहत की बात यह थी कि सारा के पड़ोसी के घर का एक कैमरा उसके घर की ओर लगा था और उसने उस रात की कुछ अहम फुटेज कैद की थी।
अब फुटेज काफी अंधेरे में थी, जिससे यह देखना मुश्किल था कि वे कैसे उसकी लाश को कार में डाल रहे थे या कौन गाड़ी चला रहा था। लेकिन फुटेज से प्रेस्टन की कहानी की पुष्टि जरूर हुई। फुटेज में एक कार की हेडलाइट्स दिखीं जो उसके घर के पीछे से आ रही थी और एक व्यक्ति उसके घर के पिछले हिस्से की ओर जाते हुए दिखाई दिया। भले ही फुटेज स्पष्ट नहीं थी, लेकिन यह साबित करने के लिए काफी थी कि प्रेस्टन सच कह रहा था। यह कोई सीधा सीधा स्मोकिंग गन अहम सबूत तो नहीं था, लेकिन उसके कबूलनामे को समर्थन देने के लिए पर्याप्त था। लेकिन असली स्मोकिंग गन तब सामने आई जब प्रेस्टन ने गवाही दी। 24 अप्रैल को प्रेस्टन ने एक प्ली डील सौदेबाजी के तहत गुनाह कबूल करना स्वीकार कर लिया, जिसमें उसने लियाम के खिलाफ गवाही देने के बदले कुछ आरोपों को हटाने और सजा को कम करने की शर्त रखी। आखिर में उसने इन आरोपों को स्वीकार किया। डकैती, रॉबरी, डकैती की साजिश, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट रॉबरी, शव के साथ दुर्व्यवहार, डेसिक्रेटिंग ह्यूमन रिमेन्स, शव के साथ दुर्व्यवहार की साजिश, कॉन्स्पिरेसी टू डेसिक्रेट ह्यूमन रिमेन्स, गिरफ्तारी में बाधा डालना, हिंडरिंग एप्रीहेंशन। इस सौदे की वजह से प्रोसिक्यूटर्स, अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ फेलोनी मर्डर का आरोप हटा दिया और उसे अधिकतम 20 साल की सजा देने की सिफारिश की। लियाम के खिलाफ मामला और उसकी बेवकूफ़ी भरी रक्षा रणनीति। अब जब बात लियाम की आई तो उसे कोई डील नहीं दी गई। वह हत्या, फेलोनी मर्डर, डकैती, शव के साथ दुर्व्यवहार, सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गिरफ्तारी में बाधा डालने जैसी कई संगीन धाराओं का सामना कर रहा था। उसका मुकदमा 23 जनवरी 2019 को शुरू हुआ और अब मुझे आपको उसकी डिफेंस स्ट्रैटेजी, बचाव पक्ष की रणनीति के बारे में बताना ही होगा, क्योंकि यह शायद अब तक की सबसे मूर्खतापूर्ण रणनीतियों में से एक थी। अब आप इस पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन लियाम की डिफेंस टीम ने दावा किया कि एंथनी के साथ उसकी कार में हुई वह रिकॉर्डिंग कोई असली कबूलनामा नहीं थी, बल्कि एक ऑडिशन टेप थी। हाँ, ऑडिशन टेप, यानी उनका कहना था कि लियाम बस किसी फिल्म या टीवी शो के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। मैं सच में नहीं जानता कि इस पर क्या कहूं। यह रणनीति इतनी हास्यास्पद थी कि इसे सुनकर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने इसी बेतुकी दलील को कोर्ट में रखा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इस क्षेत्र के पेशेवर लोग, यानी डिफेंस अटॉर्नी, ऐसी बेतुकी बात कहने की कोशिश भी करेंगे। मेरा मतलब है, मैंने पहले भी कई मूर्खतापूर्ण दलीलें सुनी हैं, लेकिन यह तो उनमें सबसे ऊपर है। मुझे लगता है कि आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि यह पूरी तरह से बेतुकी है, और यह हल्के शब्दों में कह रहा हूं। यह इतना बेहुदा है कि उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की। और जाहिर है, उन्होंने जूरी के सामने लियाम के कबूलनामे की टेप चला दी और जूरी ने वही सुना जो हम सब ने सुना, एक साफ साफ कबूलनामा, कोई ऑडिशन नहीं। ऑडिशन किसके लिए? किसी फिल्म के लिए। अब उनकी अगली दो रणनीतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। उनका कहना था कि सबूतों की कमी के कारण यह साबित नहीं होता कि प्रेस्टन सच कह रहा था। मतलब यह कि बिना शव के असली हत्यारा कौन है, यह साबित कैसे होगा। और हां, यह कहने में बहुत दुख होता है, लेकिन सारा का शव आज तक नहीं मिला। समुद्र विज्ञान विशेषज्ञ की गवाही, एक ओशन इंजीनियरिंग एक्सपर्ट की गवाही के अनुसार सारा का शव कभी मिलने की संभावना नहीं है। उन्होंने उस दिन के समुद्री धाराओं, लहरों और ज्वार भाटे की गणना की और निष्कर्ष निकाला कि सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही उसका शरीर 7 मील दूर समुद्र में बह चुका होगा। डिफेंस की प्रेस्टन पर उंगली उठाने की कोशिश। अब प्रेस्टन की गवाही पर सवाल उठाते हुए डिफेंस ने दावा किया कि हो सकता है कि हत्या प्रेस्टन ने की हो, क्योंकि घटना के समय लियाम काम पर था और प्रेस्टन के पास कोई अलीबाई नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि लियाम की खुद की रिकॉर्ड की गई कबूलनामा टेप अपने आप में पर्याप्त सबूत है। ओह रुकिए, मैं भूल गया, वह ऑडिशन टेप थी। हास्यास्पद। बचाव पक्ष का आखिरी तर्क, एक संदिग्ध गवाह डिफेंस की अंतिम रणनीति थी एक गवाह को पेश करना जिसका नाम था क्रेग हेडजेल। और मेरी राय में यह आदमी कुछ ज्यादा ही अजीब बातें कर रहा था। उसने गवाही दी
कि 3 दिसंबर की सुबह लगभग 5 बजे वह अपने बेटे को काम पर छोड़ने जा रहा था जब उसने एक लड़की को अकेले सड़क पर चलते हुए देखा। उसका दावा था कि वह लड़की सारा थी, क्योंकि उसने कुछ सेकंड तक उससे आंखें मिलाईं। लेकिन यह कहानी पूरी तरह से बिखर जाती है समय के कारण, क्योंकि उसने कहा कि उसने 5:30 बजे के आसपास सारा को देखा और उसी समय बेलमार ब्रिज पर सारा की लावारिस कार खड़ी थी। लेकिन असली तथ्य यह है कि सारा की कार 5:30 बजे से कई घंटे पहले ही टो कर ली गई थी। जब उससे इस विरोधाभास पर सवाल पूछा गया तो उसका जवाब था, मुझे नहीं पता, यह मेरे लिए कोई मतलब नहीं बनाता। मैं जानता हूं कि मैंने उसे देखा था और इसी तरह की अन्य बातें। लेकिन सवाल उठता है, कोई झूठ क्यों बोलेगा कि कार को पहले हटाया गया था, और कोई लियाम को बचाने के लिए झूठ क्यों बोलेगा? इसलिए अभियोजन पक्ष को पूरा यकीन था कि या तो वह भ्रमित था या फिर झूठ बोल रहा था। लेकिन यह व्यक्ति अब भी दावा करता है कि उसने सारा को देखा था और यह भी कह चुका है कि लियाम निर्दोष हो सकता है और सारा अभी भी जिंदा हो सकती है। यह पूरी तरह से बेतुका तर्क था और सारा के परिवार के लिए बेहद दर्दनाक। अभियोजन पक्ष की दलील। अब अभियोजन पक्ष की बात करें तो मुझे लगता है कि मैंने पहले ही अधिकतर सबूतों के बारे में बात कर ली है। यही सबूत कोर्ट में भी पेश किए गए। लेकिन अगर हम पूरे केस का सार देखें तो यह स्पष्ट है कि लियाम मैकटासनी ने जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से सारा की हत्या की, अपने दोस्त प्रेस्टन की मदद से। उसका एकमात्र मकसद यह था कि वह 50,000 से $1,00,000 की राशि चुरा सके। हत्या के बाद उसने पुलिस को भटकाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ीं, जिसमें यह भी शामिल था कि सारा मानसिक रूप से परेशान थी और उसने आत्महत्या कर ली या देश छोड़ दिया। प्रेस्टन अभियोजन पक्ष का पहला गवाह बना, जिसने पूरी योजना के हर छोटे बड़े विवरण को साझा किया। लियाम और प्रेस्टन ने महीनों तक इसकी योजना बनाई थी, यहां तक कि ड्राई रन भी किया था, जिससे पता लगाया जा सके कि उसे मारने और सबूत मिटाने में कितना समय लगेगा। लियाम ने सारा को कनाडा जाने के लिए पैसे निकालने के लिए मनाया, जिससे उसे मौका मिल गया कि वह पैसे निकालते ही उसे मार सके। और जब उसने पैसे निकाल लिए, उनकी योजना आधिकारिक रूप से अमल में लाई गई। प्रेस्टन ने कहा कि उन्होंने सारा की हत्या के कई तरीकों पर विचार किया था, लेकिन अंत में उन्होंने गला घोंटने का फैसला किया, क्योंकि इससे सबसे कम सबूत पीछे छूटते। उसने यह भी गवाही दी कि लियाम ने पहले से ही उसे यह बता दिया था कि जब पुलिस उससे पूछताछ करेगी तो उसे क्या कहना है। लियाम चाहता था कि पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुलाए, ताकि वे यह झूठा चित्र प्रस्तुत कर सकें कि सारा उदास थी और अपने पिता से दूर जाना चाहती थी। लेकिन सारा और उसके पिता का रिश्ता वैसा नहीं था जैसा लियाम ने बताया था, और भगवान, माइकल, वो बेबस पिता, जैसे उसने पहले ही काफी कुछ झेला नहीं था, अब उसके और उसकी बेटी के रिश्ते को झूठे तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा था। यह जख्म पर नमक छिड़कने जैसा था। सारा के पिता माइकल ने खुद अदालत में गवाही दी, और वह पल बहुत भावनात्मक था, लेकिन बहुत जरूरी भी, क्योंकि इससे साबित हुआ कि उसका और उसकी बेटी का रिश्ता लियाम के झूठ से बिल्कुल अलग था। असल में उनकी आखिरी बातचीत में माइकल ने सारा को डिज्नी वर्ल्ड से एक तस्वीर भेजी थी, और सारा ने जवाब में लिखा, वाह, यह किला रोशनी में कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या ऐसा कोई संदेश उस बेटी का हो सकता है जो अपने पिता से दूर जाने के लिए बेताब हो? बिल्कुल नहीं। एक और अहम गवाह थी, कार्ली ड्रेपर। वह सारा की सबसे पुरानी दोस्त और उसकी पड़ोसी भी थी। अगर आपको याद हो तो जिस दिन सारा लापता हुई थी, उसने कार्ली के घर एक बॉक्स छोड़ा था। जब वह वहां थी, उसने कार्ली से 2 अहम बातें साझा की। 1, उसने अपनी मां द्वारा छोड़ा गया पैसा ढूंढने के बारे में बताया। 2, उसने कहा कि वह लियाम के साथ कनाडा जाने की योजना बना रही थी, लेकिन कार्ली को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। सारा अक्सर नई जगह जाने की बातें किया करती थी, लेकिन उसने कभी उस पर अमल नहीं किया था। कार्ली को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था कि सारा आत्महत्या कर सकती है।
सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी कि जब सारा लापता हुई, कार्ली उसे इंस्टाग्राम पर डीएम करने की कोशिश कर रही थी। उसने यहां तक कहा कि अगर तुम जिंदा हो तो एक फेक अकाउंट बनाकर मुझे फॉलो करो, बस नाम डिज्नी रख दो ताकि मुझे पता चले कि तुम ठीक हो। कार्ली एक सच्ची दोस्त थी। वह पुलिस के पास भी गई और उन्हें बताया कि सारा ने उस दिन उससे क्या कहा था। अगली महत्वपूर्ण गवाही एंथनी करी की थी। जिस दिन वह अदालत में गवाही देने आया, वह सबसे कठिन दिनों में से एक था, क्योंकि उस दिन सभी को लियाम की कबूलनामे वाली टेप देखनी पड़ी, जिसमें माइकल भी शामिल थे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक पिता के लिए अपनी बेटी की हत्या का पूरा सच सुनना कितना भयावह होता है। माइकल ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि यह सब लियाम ने किया है तो वह यकीन ही नहीं कर सके, क्योंकि लियाम सारा का बचपन का दोस्त था। उसने उसे बड़ा होते देखा था। वह सारा के जन्मदिन की पार्टियों और स्कूल इवेंट्स में शामिल होता था और उसने उसे सिर्फ पैसों के लिए मार डाला। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जूरी ने भी यही महसूस किया। 26 फरवरी 2019 को लियाम को सभी आरोपों में दोषी ठहराया गया। 4 महीने बाद उसे बिना पैरोल के उम्र कैद और अतिरिक्त 10 साल की सजा सुनाई गई। प्रेस्टन को 18 साल की सजा और $10,000 का जुर्माना मिला। वह 2032 में पैरोल के लिए आवेदन कर सकता है। माइकल ने कहा, यह फैसला मेरी बेटी को वापस नहीं ला सकता और न ही इससे मेरा दर्द कम होगा। मैं चाहता था कि लियाम को मौत की सजा मिले, लेकिन 2007 में न्यू जर्सी में मौत की सजा को समाप्त कर दिया गया था। सबसे दुखद बात यह है कि लियाम और प्रेस्टन दोनों ने अपनी सजा के खिलाफ अपील करने की कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से उनकी अपीलें खारिज कर दी गईं। दिन के अंत में एक ही बात कही जा सकती है, सारा को यह सब सहना नहीं चाहिए था। उसका पूरा जीवन उसके सामने था। बहुत से लोग उससे प्यार करते थे। कोई यह नहीं जान पाएगा कि वह अपने जीवन में क्या कर सकती थी, कितनी ऊंचाइयां छू सकती थी। सब कुछ सिर्फ इसलिए खत्म हो गया क्योंकि लियाम और प्रेस्टन ने लालच में आकर उसकी हत्या कर दी। सारा के परिवार और दोस्तों ने उसकी याद को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ किया। बेलमार ब्रिज के एक हिस्से को उसकी स्मृति में सजाया गया है। 2017 में एक सामुदायिक केंद्र में उसके जीवन का जश्न मनाने के लिए एक सभा आयोजित की गई थी। 1000 से अधिक लोग उसके जीवन के 19 खूबसूरत वर्षों का जश्न मनाने आए थे। माइकल ने कहा, उस दिन हमने उसकी जिंदगी का जश्न मनाया, न कि उसकी मौत का शोक, और यही वह चाहती थी। उस रात उसके पुराने शिक्षक और दोस्त सभी एकमत थे। सारा हमेशा याद रखी जाएगी। वह अपनी शर्तों पर जीती थी और जीवन को पूरी उम्मीद के साथ अपनाती थी। हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए।